हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास मिश्रा स्टडी 91 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आया हूं टेंस के पार्ट 2 को। सो टुडे वी विल डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ टेंस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्यारे बच्चों, इसके बारे में बस आपको इंट्रोडक्शन जानना है, क्योंकि इधर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। हाँ, कभी कभी आपके एग्जाम में इधर से प्रश्न आते हैं, लेकिन वो इस टाइप के आते हैं कि आपको बस पहचानना रहता है कि ये सेंटेंस जो लिखा है किस टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं और ऐसे लिख लेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग पास्ट में जारी रहने वाले कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसे कार्य जो पास्ट में कभी जारी रहे हों उनके लिए हम इनका प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि कमल, या कलम लिख दिया है हमने, कमल बाजार जा रहा था। ऐसे हमने सेंटेंस एक लिखा, तो मैं क्या लिखूंगा, कमल वाज गोइंग टू मार्केट। ये एक हमने सेंटेंस लिख दिया। अब देखिए इसमें वाज के साथ में आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो वाज से हमको ये पता चल रहा है कि जो बात हो रही है किसकी हो रही है प्यारे बच्चों, पास्ट की हो रही है। और आईएनजी से पता चल रहा है कि जो कार्य है वो कंटिन्यू था, मतलब वो कार्य जारी था। कब जारी था? पास्ट में जारी था। इस बात का पता हमको वाज से चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है वाज या फिर वर आती है। फिर मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म आती है, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से हम इसका यूज किया करते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जो वाज वर लिखा हुआ है, अगर अपना सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम यहाँ पे वाज का प्रयोग करते हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है तो हम यहाँ पे वर का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम इसके सब्जेक्ट को यूज किया करते हैं, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया, दे ब्लैंक वॉचिंग द मूवी इन द थिएटर। एक सेंटेंस हमने इधर फॉर्म कर दिया। हमने ऑप्शन में लिख दिया पहला वाज वर हैड और अगला ऑप्शन हमने यहाँ पे लगा दिया इज। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसमें आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए दे लिखा है, सब्जेक्ट अपना प्लूरल है ना, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो अगर 4 ऑप्शंस मिल जाएं तो मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि चारों में से 2 ऐसे ऑप्शंस को सबसे पहले हटाने की कोशिश करते हैं कि जो एकदम से नहीं होंगे। तो देखिए वाज सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं आएगा, इज भी सिंगुलर है, ये भी नहीं आएगा, बचा क्या, हैड और वर बचा हुआ है। प्यारे बच्चों, ये जो हैड लिखा हुआ, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और केवल हैड ही नहीं, अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड इन सब का प्रयोग किया गया हो तो भी हम वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया करते हैं इन तीनों के साथ में। तो खैर यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म आई तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा, और वर यहाँ पे लिखा हुआ है तो वर प्लूरल है, यहाँ पे हम बी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उसके बाद में हम लोगों ने देख लिया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो थोड़ा सा आ जाते हैं पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ये वर्तमान में जारी रहने वाले कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी ऐसा कार्य जो वर्तमान में जारी है उन सारे कार्यों के लिए हमेशा हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसके स्ट्रक्चर की। प्यारे बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, इन सब का हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसे हमने कोई एक सेंटेंस लिख दिया, हमने लिख दिया कमल इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। एक हमने ये सेंटेंस इधर लिख रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें इच आया है और इसके साथ आईएनजी फॉर्म आई हुई है। ठीक है, और इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो ये कार्य है ये जारी है। कार्य की जारी होने का पता हमको आईएनजी फॉर्म से चल रहा है और कार्य वर्तमान का है इस बात का पता हमको किससे चल रहा है, इज से चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेंटेंस लिखा है किस में लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा है। अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और अदर के साथ में, मतलब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम बाकी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ पुटअप किए जाते हैं और उनको सॉल्व कैसे करेंगे, उनके सॉल्व करने के ट्रिक्स और टेक्निक्स क्या होंगी, इन सब बातों को थोड़ा सा इधर हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें मैं बात करूँगा कुछ ऐसे शब्दों की जिनका अगर प्रयोग सेंटेंस में किया गया हो तो वो वर्तमान में जारी रहने वाले कार्यों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया सम वर्ड्स लाइक, कुछ शब्दों जैसे, और डैश करके हमने लिखा एट प्रेजेंट, हमने लिखा एट दिस मोमेंट। ठीक है, हमने लिखा स्टिल, हमने लिखा नाउ और डेज। ठीक है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लिख दिया कि दीज डेज। ये कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए हैं कि अगर इन सब का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किया गया हो और एग्जाम में आ जाए वो क्वेश्चन, तो उसको आप क्या करेंगे, तुरंत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा एट प्रेजेंट मोहन ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, ऐसे सेंटेंस हमने लिख दिया। ठीक है, हमने ऑप्शन यहाँ पे बना दिए इज, ऑप्शन बी में हमने लिख दिया वाज, ऑप्शन सी में हमने लिखा आर और ऑप्शन डी में हमने क्या लिखा, वर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको सॉल्व ऐसे ही करना है कि आप जैसे ही ये सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस को देखते ही आपने एक वर्ड यहाँ पे देखा लिखा एट प्रेजेंट। प्यारे बच्चों, एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, और कोई भी कार्य जो वर्तमान में जारी होता है ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हमेशा हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्लेइंग, ये मेन वर्ब लिखी हुई है। ठीक है,
अब हालांकि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, इस बात का पता हमको प्लेइंग से भी चल रहा था, क्योंकि प्लेइंग जैसे वर्ब ये जो लिखी हुई है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और कोई भी ऐसी वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के फॉर्म में होती है हमेशा किसी कंटिन्यूअस एक्शन की बात करती है। तो इसमें भी कंटिन्यूअस एक्शन की बात की गई है। तो ये तो हमको यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो कार्य है वो हमारा जारी है। अब वर्तमान में जारी है या पास्ट में जारी था या फ्यूचर में जारी रहेगा, इस बात का पता हमको यहाँ से एट प्रेजेंट से चल रहा है। एट प्रेजेंट से हमको पता चल रहा नहीं, ये जो कार्य है वो वर्तमान में जारी है, तो वर्तमान वाली यहाँ वर्ब लगाएंगे। तो वाज और वर जो लिखा हुआ है तो पास्ट को बताते हैं कैंसिल। मोहन अपना सब्जेक्ट है। अच्छा देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तुम क्या यहाँ लिखेंगे, इज लिखेंगे। आर प्लूरल है इसलिए यहाँ से हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमने लिखा नाउ अ डेज रवि ब्लैंक working in a company in इलाहाबाद। ये सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको फिलअप करना, हमने ऑप्शन ए बनाया इज, ऑप्शन बी बनाया वाज, ऑप्शन सी बनाया वर और ऑप्शन डी बनाया आर, ठीक है। प्यारे बच्चों, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करेगा और अगर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का है क्वेश्चन, तो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूज करेगा। कभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कभी क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप विल या सेल देखते ही तुरंत समझ जाओगे कि बात ये किसकी कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, तो इसमें नाउ अ डेज को आपने देखा, नाउ अ डेज से आपको पता चला कि बात कब की जा रही है, प्रेजेंट की। नाउ अ डेज मतलब होता है इन दिनों। एट प्रेजेंट का मतलब वर्तमान की बात, एट दिस मोमेंट मतलब इसी क्षण, ये भी वर्तमान की बात, स्टिल अब भी वर्तमान की बात। नाउ अ डेज का मतलब होता है इन दिनों, और दीज डेज का मतलब भी होता है इन दिनों। अगर यही दोज डेज लिखा होता तो ये पुराने समय की बात करता, मतलब ऐसे समय के जो बीत चुका है, पास्ट की बात करता। तो खैर यहाँ अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ भी हम क्या फिलअप करेंगे, इज फिलअप करेंगे। क्यों, क्योंकि रवि सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वह भी कैसी आएगी, यहाँ पे सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं से डील करेंगे और बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्यारे बच्चों, जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों को लगता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब भी इधर से क्वेश्चन पुट अप करेगा तो हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ में। प्यारे बच्चों, ऐसे कार्य जो पास्ट में ख़त्म हो चुके होते हैं, पास्ट में समाप्त हो चुके होते हैं, उन सबको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें भी कार्य पास्ट में ही समाप्त होता है, बस उसका प्रभाव वर्तमान में होता है। तो ऐसे सारे कार्य जो होते तो पास्ट में हैं लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में होता है, उन सारे कार्यों को हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। स्ट्रक्चर में इसमें सबसे पहले आता है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आती है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। फिर उसके बाद में मेन वर्ब के रूप में जितने भी परफेक्ट टेंस हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्यारे बच्चों, हैज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ में करते हैं और हैव का प्रयोग हम प्लूरल के साथ में करते हैं, ठीक है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। एक सेंटेंस हमने ये आपके सामने लिख रखा है, ठीक है। देखिए आई यहाँ पे प्लूरल है, तो वर्ब हैव भी प्लूरल आई हुई है और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये सेंटेंस किस टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब देखिए कुछ शब्द होते हैं जो आपके एग्जाम में आप टिक के लिए काम करेंगे। देखिए कुछ वो जो शब्द होते हैं वो होता है यट, सो फार, रिसेंटली,
lately, up till now, until now। ठीक है, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि अगर इनका प्रयोग आप सेंटेंस में कहीं भी देख लीजिए तो सेंटेंस को हमेशा आप किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, यट का प्रयोग हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस में होगा और टेंस कौन सा होगा अपना, प्रेजेंट परफेक्ट। यट मीन्स होता है अभी तक और सो फार मीन्स भी होता है अभी तक। ठीक है, आगे देखिए लिखा है रिसेंटली और लेटली मीन्स होता है हाल ही में। अनटिल नाउ, अप टिल नाउ की मीनिंग भी होती है अभी तक। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे इसकी बात यहाँ करूँगा। हमने एक सेंटेंस लिखा, माई ब्रदर शिफ्टेड हिज हाउस रिसेंटली, ये सेंटेंस लिखा है। ठीक है, और इसको अलग अलग भागों में हमने बांट रखा है। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर ए, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर बी, ये पार्ट नंबर सी, और लास्ट में आएगा ऐसे लिखा रहेगा नो एरर, और ये है अपना पार्ट नंबर डी। जब सेंटेंस में कोई गलती नहीं मिलेगी तो हम हमेशा पार्ट नंबर डी पे टिक करते हैं, नो एरर वाले ऑप्शन पे टिक किया करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो हमने देखा माई ब्रदर यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, शिफ्टेड यहाँ पे वर्ब है, अकेले आई है तो ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। क्या शिफ्ट किया, हिज हाउस, तो ये ऑब्जेक्ट। कब शिफ्ट किया, रिसेंटली। ठीक है, ये एडवर्ब होता है। अब देखो रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में। अब इस शब्द का प्रयोग आप जैसे ही किसी सेंटेंस में देखेंगे वो सेंटेंस तुरंत किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो शिफ्टेड है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और शिफ्टेड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। लेकिन अकेले आई है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करे, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा। माई ब्रदर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर लगनी चाहिए, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, हैज। अब सही हो गया, तो गलती किस भाग में थी, बी वाले ऑप्शन में थी। गलती किस भाग में थी, बी वाले में। अगला ऐसे हमने सेंटेंस लिखा, ही डिड नॉट informed me yet, ये सेंटेंस हमने लिखा। अब देखिए इसका मतलब ये है कि उसने अभी तक मुझे इन्फॉर्म नहीं किया या अभी तक उसने मुझे सूचना नहीं दी। तो कोई घटना हुई होगी, पास्ट में घटना हुई होगी, तब से लेके अभी तक हमें कोई सूचना नहीं है। तो कार्य हुआ पास्ट में, लेकिन प्रभाव उसका वर्तमान में है। किसमें रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ से डिड को हटाएंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज इन्फॉर्म्ड ऑलरेडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अब ये सेंटेंस क्या हो गया है, सही हो गया है। तो इस टाइप से हम इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, कुछ और भी टाइप के इसमें आते हैं, उसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा कि द स्टोन पेल्टर्स डिड नॉट pelted any stone since the government took strict action against them। ठीक है, एक सेंटेंस हमने और लिखा, दे डिड नॉट कॉल्ड मी सिंस दे लेफ्ट द कंट्री। ठीक है, अब देखिए जो सेंटेंस लिखे इसमें दो कार्य हो रहे हैं। पहला लिखा हुआ है द स्टोन पेल्टर्स डिड नॉट पेल्टेड एनी स्टोन। स्टोन पेल्टर मतलब होता है पत्थरबाज। क्या होता है, पत्थरबाज। तो पत्थरबाजों ने नहीं फेंका, पेल्ट मतलब होता है पत्थर फेंकना। ठीक है, तो पत्थरबाजों ने कोई पत्थर नहीं फेंका जब से गवर्नमेंट ने कड़ा एक्शन लिया है उनके खिलाफ। ठीक है, तो देखिए इसमें दो कार्य हो रहे हैं। एक कार्य ये हो रहा है कि उनके पत्थर फेंकना उनका बंद हो रहा है,
और दूसरा कार्य क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे इसमें दो कार्य हो रहे हैं, लिखा है दे डिड नॉट कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, कब से, दे लेफ्ट द कंट्री, जब से उन्होंने देश छोड़ा। प्यारे बच्चों इसमें दो कार्य हो रहे हैं। जैसे एक सेकंड वाले हम क्वेश्चन की इसमें बात करें तो देखिए इसमें भी दो कार्य हो रहे हैं, एक कॉल आनी बंद हो गई और दूसरा कार्य क्या हो रहा है, कंट्री छोड़ना। प्यारे बच्चों कोई भी कार्य ऐसा जो पास्ट में ख़त्म हो जाता है उन सारे कार्यों को हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। और ऐसे कार्य जो होते तो पास्ट में हैं लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में होता है, उन सारे कार्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा करते हैं। अब देखिए इसमें दो कार्य हो रहे हैं, ये पहला कार्य हो गया, ये दूसरा कार्य। अब देखो पहले उन्होंने कंट्री छोड़ी है फिर कॉल करना बंद किया ना, तो छोड़ने का काम पहले किया और कॉल बंद कब हुई, बाद में हुई। तो कोई भी कार्य जो पास्ट में समाप्त हो जाता है किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो जो कार्य पहले हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा देखो लेफ्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से लगी है, ठीक है। अब देखो यहीं पे जैसे उसने कंट्री छोड़ी यहीं पे कॉल बंद हुई और तब से लेकर अभी तक कॉल नहीं आई। मतलब कोई कार्य हुआ तो पास्ट में, कॉल बंद कब हुई, पास्ट में, और तब से लेके अभी तक उन्होंने कॉल नहीं किया। मतलब कोई भी कार्य ऐसा जो हुआ तो पास्ट में लेकिन प्रभाव वर्तमान में है, उन सारे कार्यों को हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा करते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो यहाँ पे डिड को हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव। ऐसे ही अब सेंटेंस सही हो गया, हैव के साथ वो की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही देखो ये सेंटेंस लिखा है ना, तो देखो पहले जब गवर्नमेंट एक्शन लेगी, पहले गवर्नमेंट ने कड़ा एक्शन लिया, दूसरे नंबर पे जाके उन्होंने पत्थर फेंकना बंद किया। तो जो कार्य पहले होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में, देखो जैसे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, एक्शन लेने काम खत्म, तो जो कार्य पास्ट में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो देखिए यहाँ टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म ना यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो ये तो सही है। और देखो यहीं पे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तब से लेके अभी तक पत्थरबाजी बंद है, तब से लेके अभी तक क्या है, पत्थरबाजी बंद है। अब कोई कार्य ऐसा जो हुआ तो पास्ट में, पत्थरबाजी बंद हुई पास्ट में, लेकिन तब से लेके अभी तक उसका प्रभाव है, मतलब तब से लेके अभी तक कोई भी पत्थर नहीं चलाया या कोई पत्थर नहीं फेंका। तो ऐसे कार्य जो होते तो पास्ट में लेकिन उनका प्रभाव अगर वर्तमान में है, तो उन सारे कार्यों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिड को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैज। तो देखिए इसको अब एक तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या था, ये इसकी लॉजिक थी जो ओरिजिनल था। इसके अलावा देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस लगा हुआ है कंजंक्शन के रूप में, तो उससे पहले हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, है जाएगी या फिर हैव आएगी, फिर मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद सिंस आएगा और सिंस के साथ में यहाँ फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये इस टाइप का सेंटेंस हम लिखा करेंगे। कुछ आया समझ में। तो इन दोनों प्रकार को आप चाहें तो इसके पहले जो लॉजिक बताए वो याद रख सकते हैं, या इन दोनों में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं अगर इस टाइप का सेंटेंस आपको एग्जाम में पुटअप किया जा रहा है। आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई थी, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ पास्ट परफेक्ट के बारे में। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे बात मैंने किया पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो सुनिए ध्यान से, जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ पहले उसको सुनिएगा आप लोग। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमेशा पास्ट में हुए दो कार्यों के लिए किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी आएगा तो हमेशा दो कार्यों के साथ आएगा। जो कार्य पहले होता है
उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा करते हैं। ये थी इसकी लैंग्वेज। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है हेड, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये स्ट्रक्चर इसका हुआ करता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लिख दिए इधर, हमने लिखा द पेशेंट died in the hospital before the doctor had come। और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा द thief, या थीफ नहीं, ऐसे लिख देता हूं, रीमा हैड लेफ्ट द होम आफ्टर आई रीच्ड देयर। ये 2 सेंटेंस हमने लिखा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझिए पहले। देखिए ये हो गया अपना टाइम लाइन, इसको समझ लीजिए। इसमें यहाँ पे हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट से जो कुछ भी पहले होता है उन सबको पास्ट में रखते हैं और बाद में जो कुछ होगा उन सबको हम किस में रखेंगे, फ्यूचर में, ठीक है। आगे जो कुछ होता है उसको फ्यूचर, और पास्ट में जो कुछ, प्रेजेंट से पहले जो कुछ हो चुका उन सबको पास्ट में रखते हैं। अब देखिए मैंने बात किया है पास्ट में होने वाले 2 कार्यों के लिए, ठीक है। अब दोनों कार्यों की संभावना ये होती है, या तो दोनों कार्य साथ साथ होंगे या एक कार्य पहले होगा एक कार्य बाद में होगा। आप लोगों के दिमाग में साइकोलॉजी ये बनी रहती है, आप पहले से ये सोचते रहते हो नहीं प्रेजेंट से ऐसे घूम के आते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं। कोई भी कार्य होता है उसका सीक्वेंस में, जैसे मान लीजिए 5 कार्य हो रहे हैं तो एक पहले हुआ होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे ऐसे कार्य क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। ऐसे समय भी चलता है, ये टाइम जो है ऐसे आगे बढ़ता है। अब पास्ट में जो कार्य पहले हुआ होगा पहले नंबर पे आएगा, जो कार्य बाद में हुआ होगा वो दूसरे नंबर पे आएगा। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। अब ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूँ। देखिए ये दोनों कार्य नो डाउट कब हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये भी कार्य पास्ट में हो रहा है और ये जो कार्य है ये भी कब हो रहा है, पास्ट में। अच्छा ये जो कार्य है ये पास्ट के भी पास्ट में हो रहा है ना, ये बात तो आप जान रहे होंगे। जैसे कहते हैं ना कि फादर ऑफ फादर, कहते हैं ना हम तुम्हारे बाप के भी बाप हैं, तो वही चीज है। ये क्या है, ये पास्ट का भी पास्ट है। ये क्या है, पास्ट का भी पास्ट है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, इस वाले कार्य को हम क्या बोल देंगे, पास्ट ऑफ पास्ट। इस वाले कार्य को हम क्या बोल देंगे, पास्ट ऑफ पास्ट। देखो पास्ट के भी पास्ट में ये कार्य हो रहा है ना, ये जो कार्य है पहला वाला ये पास्ट के भी पास्ट में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट ऑफ पास्ट। प्यारे बच्चों पास्ट ऑफ पास्ट को ही हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए जो कार्य होता है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब एक हो गया पास्ट परफेक्ट जो पहला वाला कार्य है। अब दूसरा वाला बच्चा है, क्योंकि मैं 2 कार्य की ही बात कर रहा हूँ। अब दूसरा वाला जो कार्य है, ऐसा तो है नहीं कि ये कार्य जारी है तो इसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख सकते। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि कुछ भाग पूरा है आगे कार्य अभी भी जारी है तो इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं रख सकते। तो बचा क्या है अपने पास, इंडेफिनिट। अब पास्ट में हुआ कार्य है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो जो दूसरा वाला कार्य है किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि दोनों ही कार्य कब हो रहे हैं, पास्ट में। अब ध्यान से सुनिएगा, वही चीज मैंने आपको बताया कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हमेशा 2 कार्यों के साथ आता है। प्यारे बच्चों जो कार्य इसमें पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं
और जो कार्य बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। आया समझ में? चलिए आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है लिखा है द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल बिफोर द डॉक्टर हैड कम। पहला काम क्या हो रहा है? पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल, पेशेंट हॉस्पिटल में मर गया है। और दूसरा काम क्या हो रहा है? डॉक्टर के आने का। तो देखते हैं थोड़ा सा। लिखा है द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल, पेशेंट हॉस्पिटल में मर गया था पहले ही डॉक्टर के आने के। मतलब इसमें दो कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट हॉस्पिटल में मर गया था। अब जाहिर सी बात है इसमें भी दो कार्य हो रहे हैं। अब जो कार्य पहले कौन सा कार्य हुआ? पेशेंट के मरने का, तो यहाँ पे मर गए डाई। और दूसरा कार्य हो रहा है डॉक्टर साहब के आने का, तो ये कम। ठीक है। अब जो कार्य पहले होता है, देखो दोनों ही कार्य पास्ट में हो रहे हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो ये जो होगा ये क्या होगा? ये देखो पास्ट का भी पास्ट है ना, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट। तो जो कार्य पहले उसको हम किस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट में। भैया मरने का काम पहले हो रहा है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो परफेक्ट में हैड के साथ वो की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड। और जो दूसरा कार्य बचा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हैड को हटाएंगे और कम को भी हटाएंगे, और कम को हम क्या बना देंगे? केम। बस सेंटेंस सही हो गया। अब ये जो सेंटेंस है क्या हो गया? एकदम से 100% करेक्ट हो गया है। आया कुछ समझ में? चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा है रीमा हैड लेफ्ट द होम। देखो इसमें दो कार्य हो रहे हैं। पहला काम हो रहा है रीमा के घर छोड़ने का, आफ्टर आई रीच्ड देयर। और दूसरा काम क्या हो रहा है? पहुंचने का। तो रीमा ने घर छोड़ा बाद में मेरे पहुंचने के, मतलब मेरे पहुंचने के बाद में रीमा ने घर छोड़ा। तो पहले मैं पहुंचा, फिर रीमा ने घर छोड़ा। तो भैया पहला काम क्या हो रहा है? रीच, पहुंचने का। और दूसरा काम क्या हो रहा है? घर छोड़ने का, लेफ्ट करने का। अब जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो चलो भैया इसको हम पास्ट परफेक्ट में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई हैड रीच्ड देयर। ठीक है। अब दूसरा कार्य किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो दूसरा कार्य लेफ्ट करने का, तो यहाँ से हैड को हटा देंगे। यहाँ से क्या करेंगे? हैड को हटा देंगे। अब ये 100% सही हो चुका है। ठीक है। अभी जो सेंटेंस है ये क्या हो चुका है? सही हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। प्यारे बच्चों, जिसको ये बात ना समझ में आई हो वो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको मैं अब यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे बिफोर लगा है, तो हम भी यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं? बिफोर लगा दे रहे हैं। ठीक है। अब बिफोर से पहले देखिए क्या आ रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर के बाद में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही यहाँ पे अगला क्या लगा हुआ है? आफ्टर लगा हुआ है। अब आफ्टर से पहले क्या आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आफ्टर के बाद में क्या आ रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार से भी हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा और दूसरे रूप में लिखना चाहो, देखो यहाँ बिफोर है और यहाँ पे आफ्टर है, तो दूसरे रूप में कैसे आप लिखेंगे? दूसरे रूप में ऐसे लिखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ जो बिफोर लगा है इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर क्या आएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसका क्या लिखेंगे? पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगाएंगे? यहाँ पे आफ्टर लगाएंगे, और फिर यहाँ आएगा अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हेड, और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो इसको हम ये सेकंड वाला इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और फर्स्ट वाला इस प्रकार से लिख सकते हैं।
क्लियर। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनकी भी आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्यारे बच्चों पहले समझो कि ये होता क्या है। प्यारे बच्चों जो भी परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो देखो इसमें दो शब्द मिले हैं, एक परफेक्ट है और एक कॉन्टिन्यूअस है। एक परफेक्ट है और एक कॉन्टिन्यूअस है, दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। अच्छा देखो परफेक्ट ऐसे कार्यों के लिए यूज किया जाता है जो कार्य समाप्त हो चुके होते हैं उनको परफेक्ट में। तो मान लो एक कोई कार्य है, इतना भाग उसका पूरा हो चुका है तो इसको हम किस में रखेंगे, परफेक्ट में। कॉन्टिन्यूअस जारी कार्यों के लिए मतलब आगे कार्य अभी भी क्या है, जारी है। तो ध्यान से समझो, ऐसे कार्य जिनका कुछ भाग पूरा हो चुका होता है और कार्य आगे जारी होता है, उन कार्यों को हमेशा हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। अब अगर वो कार्य वर्तमान का है तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे, और अगर कार्य पास्ट का है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा करते हैं। इतना आया समझ में। अब देखो आपके एग्जाम में आप इसको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, कैसे डील करोगे, इस बात को पहले समझो। प्यारे बच्चों अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें पक्का है चाहे सिंस लगा होगा या फिर क्या लगा होगा, फॉर लगा होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई वर्ड जरूर लगा होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन आए और उसमें सिंस या फॉर ना लगा हो। पक्का है कोई ना कोई वर्ड जरूर लगा होगा। तो और सिंस या फॉर के साथ में क्या आएगा, ऐसा शब्द आएगा जो टाइम को दिखाता है, मतलब टाइम वर्ड आएगा इसके साथ में। तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आप कहीं देख लो तो उसको सीधा आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दो। उसको आप सीधा किस में बदल दो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दो। अब अगर सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना, और अगर सेंटेंस पास्ट में लिखा हो तो उसको आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना। आया समझ में। देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। जैसे हमने लिखा एक सेंटेंस, हमने लिखा आई एम टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। और दूसरा हमने सेंटेंस लिखा ही वॉज वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1980। थोड़ा सा और समझो। देखो ये जो सिंस का प्रयोग है ना प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब होता है किसी निश्चित समय के लिए या किसी समय बिंदु के लिए। अब निश्चित समय का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा तार है, आपने कहा भैया इस तार में फॉल्ट है, ये तार एक जगह से कट गया है बीच में। हमने पूछा कहाँ पे कटा हुआ है, आपने कहा है तार है इसी में बीच में से कहीं कट गया है। तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा ना। लेकिन मैं फिर पूछूंगा कि किस पॉइंट पे कट गया है, तब आप किसी निश्चित बिंदु की बात करोगे कि हाँ भैया इस पॉइंट पे जो तार है वो क्या है, कट गया है। पॉइंट का मतलब किसी निश्चित बिंदु की बात की जाएगी। ऐसे अब यहाँ पे बात तार की तो हो नहीं रही, बात यहाँ समय की हो रही, तो ऐसे ही समय की किसी निश्चित बिंदु की बात करेंगे। अब समय की निश्चित बिंदु की बात, जैसे हमने कहा एक साल ऐसा था जिस साल भूकंप आया था। आपने पूछा भैया किस साल आया था, हमने कहा नहीं एक साल आया हुआ था। तो क्या निश्चित में बता रहा हूँ, नहीं। लेकिन हमने कहा सन 2002 में आया था, तो देखिए क्या हो गया, एक निश्चित समय हो गया। हमने कहा पिछले महीने किसी तारीख को मैं घर गया हुआ था। आपने पूछा किस तारीख को, हमने कहा नहीं पिछले महीने गए थे किसी तारीख को, तो ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला कि पिछले महीने 5 तारीख को गया था तो ये क्लियर हो गया ना। तो ऐसे ही जब किसी निश्चित समय की बात करेंगे तो वहाँ सिंस लगाएंगे, और अगर किसी लेंथ ऑफ द टाइम मतलब समयावधि की बात करेंगे तो फॉर लगाएंगे। जैसे
समयावधि क्या है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 साल, ऐसे इन सब के लिए। खैर आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए फॉर के साथ में टाइम दिया हुआ है 5 साल। अब देखो ये 5 साल जो है समयावधि को बता रहा है ना, इसीलिए इसके साथ क्या लगा है, फॉर। लेकिन फॉर के साथ में समय बताने वाला वर्ड आया तो आप किस में चेंज करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन यहाँ एम लिखा है, एम का प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रेजेंट में। तो इस सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एम हटाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, हैज या हैव के साथ हम बीन का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, आई को हम प्लूरल मानते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, और इसके साथ क्या आएगा, बीन। और देखो टीचिंग मेन वर्ब के रूप में पहले से ही लिखी हुई है, तो अभी सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमने देखा सिंस लगा है, सिंस के बाद एक निश्चित समय की बात किया है, ठीक है, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, वो तो बात सही है, लेकिन हमने देखा वाज पास्ट को बता रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन का। और मेन वर्ब के रूप में सबके साथ, जहां भी आप कॉन्टिन्यूअस देख लो सबके साथ मेन वर्ब के रूप में आईएनजी। तो आईएनजी तो ऑलरेडी लगी है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ही हैड बीन वर्किंग। ठीक है, जैसे मुझे ये बोलना है कि मैं 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, या 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, या 20 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे अगर हमको बोलना है कि मैं 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी ऐसे बोल दीजिए, तो मतलब ये जो हमारे पढ़ाने के पीरियड में 10 साल का समय था, ये तो पूरा हो चुका है, तो ये परफेक्ट टेंस में आएगा। अच्छा, अभी भी आगे पढ़ा रहा हूँ, अगर ये भी व्यक्त करना है तो कॉन्टिन्यूअस में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा कि आई हैव बीन टीचिंग मैथ फॉर 10 ईयर्स। तो आज के बाद अगर कोई भी आपसे बात भी कर रहा है, अगर वहाँ पे हैज बीन या हैव बीन के साथ में आईएनजी का प्रयोग करे, तो आप समझ जाइए कि वो जिस भी कार्य को करने की बात कर रहा है, वो पीछे कुछ भाग उसका कुछ समय तक उसने वो कार्य किया है, और आगे कार्य अभी भी जारी है, मतलब वो कार्य कर रहा है। तो इसलिए हम हैज बीन या हैड बीन के साथ में या हैव बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये हो सकता है इसको यहाँ पे ब्लैंक दे के फिल इन द ब्लैंक्स का बना दे, तो क्वेश्चन का टाइप बदल सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आगे मैं अब यहाँ पे बात करूँगा फ्यूचर टेंस की, और फ्यूचर में सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, पहली बात तो ये समझो कि फ्यूचर टेंस, कोई भी फ्यूचर टेंस होगा, हमेशा भविष्य की बात करेगा, आगे होने वाले या भविष्य में होने वाले कार्यों की बात करेगा। फ्यूचर टेंस भविष्य में होने वाले किसी अनिश्चित घटना अथवा योजना की बात अगर की जाती है, तो उसको हम किस में रखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, विल आती है या फिर शैल आती है, और उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लिखा कि मैं कल बाजार जाऊंगा, तो आई विल गो टू मार्केट टुमारो। प्यारे बच्चों, वैसे तो सामान्यतः आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। चाहे ही लिखा हो, सी लिखा हो, इट लिखा हो, कोई नाम लिखा हो, सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो अपना मॉडर्न ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर में क्या किया जा रहा है कि सबके साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपके एग्जाम में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि कहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है।
तो फिर आएगा किस टाइप का क्वेश्चन और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए अगर कोई भी सेंटेंस लिखा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, अगर तो जो सेंटेंस लिखा होगा उसमें कुछ शब्द हैं जैसे टुमारो, सून, शॉर्टली, नेक्स्ट के साथ में टाइम वर्ड, इन सब में से किसी न किसी वर्ड का प्रयोग जरूर करेगा। और अगर इनमें से किसी वर्ड का प्रयोग किया है तो उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलोगे। जैसे हमने लिखा शॉर्टली, शॉर्टली मतलब होता है जल्दी ही, जल्द ही, शॉर्टली यू गेट एन एसएमएस। एक सेंटेंस हमने ये लिखा, इसको अलग अलग भागों में हमने बांट दिया है, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट और लास्ट में हमने लिख दिया नो एरर और ये क्या हो गया डी पार्ट। इसको आपको सही करना है। तो आपने जैसे ही यहाँ पे देखा एक शब्द लिखा क्या शॉर्टली, तुरंत आप समझ जाएंगे कि इसको हमें चेंज किस में करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे चेंज करोगे, यू हो गया सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब जरूरी है यहाँ पे बिल या सेल में से लगाना है। तो मैंने बताया था आई वी के साथ सेल, अदर के साथ विल, तो यहाँ क्या हो जाएगा विल। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आएगी, तो देखो गेट जो लिखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो गलती किस भाग में है, इसके बी वाले पार्ट में है। ठीक है, ऐसे आई सी यू सून एट दिस प्लेस, जल्दी ही आपसे मिलेंगे इसी स्थान पर। तो देखो यहाँ पे एक शब्द क्या लिखा है सून, सून हमेशा फ्यूचर को बात करता है, इसको भी फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करोगे, क्या लिखोगे आई, अब यहाँ पे बिल लगाओ और चाहे सेल लगाओ, दोनों ही एकदम सही हैं। और सी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, अब ये भी सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस टाइप से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चंस को आप डील करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। प्यारे बच्चों, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका बस स्ट्रक्चर आपको समझना है, एग्जाम में क्वेश्चंस इधर से नहीं बनते। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, विल या सेल आता है, और फिर आती है बी और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर क्या आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा दे विल बी गोइंग टू स्कूल बाई बस, वह बस से स्कूल जा रहे होंगे। तो देखो विल के साथ में क्या आता है, यहाँ पे बी आता है। तो ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी तो अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वहाँ पे कर रखा है तो वो क्या करता है कि यहाँ पे बिल के साथ में डायरेक्ट गोइंग या आईएनजी फॉर्म लगा देता है, बी का प्रयोग नहीं करता है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अगला हम लोग जो यहाँ पे टेंस देखना स्टार्ट करेंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वैसे तो फ्यूचर में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हुआ करती है, लेकिन ये टेंस फ्यूचर में भी कुछ परफेक्शन की गारंटी लेता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहले ये समझो, कोई भी कार्य ऐसा जो फ्यूचर में भविष्य की किसी निश्चित समय तक पूरा होगा, उसके लिए हम हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य या योजना जो भविष्य के किसी निश्चित समय तक पूरा हो जाएगी, उसको हम किस में रखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए इसका। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो बनेगा ऐसे ही। सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इसमें आएगी विल या सेल,
विल या शैल के बाद में परफेक्ट को दिखाने के लिए हैव के बाद में हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये बस केवल परफेक्ट का बता रहा हूं, इतना ध्यान रखना। अब देखिए, अब मैंने बताया किसी निश्चित समय तक इसमें बात की जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम का भी जिक्र होगा, बात होगी। प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम को व्यक्त करने के लिए हमेशा हम बाई का प्रयोग करते हैं। वैसे तो बाई मीन्स होता है द्वारा, लेकिन यहाँ पे बाई का अर्थ होगा टिल, तक। इसका अर्थ क्या होगा, तक। जैसे मैं पूछता हूँ कि ये कार्य कब पूरा हो जाएगा, या मान लीजिए मैंने आपको कोई मैटर टाइप करने के लिए दिया है और मैंने आपसे पूछा प्यारे बच्चों कि मेरा मैटर कब तक टाइप हो जाएगा। आपने कहा सर बाय इवनिंग, आपने क्या बोला, बाय इवनिंग, तो इसका मतलब है शाम तक। मैंने पूछा आप घर कब तक पहुंच जाएंगे, आपने कहा बाय मंडे, मतलब मंडे तक घर पहुंच जाएंगे। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाई का प्रयोग यहाँ पे किसी निश्चित समय को व्यक्त करने के लिए किया गया है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन पुट अप होगा और उनसे आप कैसे डील करोगे, ये बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा और एग्जाम्पल में हमने लिखा कि वी ब्लैंक या वी will have complete the syllabus by जनवरी। ये सेंटेंस हमने लिखा और ये हो गया अपना पार्ट नंबर ए, ये हो गया अपना पार्ट नंबर बी, ये हो गया अपना पार्ट नंबर सी, और लास्ट में हमने लिखा नो एरर, और ये क्या है अपना पार्ट नंबर डी। ये हमने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड, और इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, द construction of the bridge by next month। ये हमने अगला सेंटेंस लिखा और इसको अंडरलाइन करके ऑप्शन यहाँ पे बनाया हमने। ऑप्शन में लिखा will have complete, ऑप्शन बी बनाया हमने will completed, ऑप्शन नंबर सी बनाया हमने will have completed, और ऑप्शन नंबर डी हमने बनाया, हमने यहाँ पे लिखा नो इम्प्रूवमेंट। ये हमने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया आपके सामने। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको उसमें एरर खोजनी है। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। सॉल्व करने की ट्रिक यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप बाई देखेंगे, बाई के साथ समय आया है, तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि सर ने तो बताया था बाई का प्रयोग समय को व्यक्त करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस किस में होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे विल फ्यूचर को दिखा रहा है, ठीक है। हैव लगा है परफेक्ट को दिखा रहा है, लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात अगर करें, लिखा वी हैव कंप्लीटेड। पहला देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी मीनिंग होगी वी विल हैव कंप्लीटेड बाई द सिलेबस बाई जनवरी। जनवरी तक हम अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे या पूरा कर चुके होंगे। तो देखो, भविष्य के किसी निश्चित समय तक किसी कार्य के पूरा होने को व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। अगला, वी हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज बाई नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक हम सब या हम
ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा कर चुके होंगे, तो इसमें भी भविष्य के किसी निश्चित समय तक कोई कार्य पूरा होने को व्यक्त किया जा रहा है, किसी कार्य के पूरा होने को व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगले मंथ की बात किया है। तो देखिए यहाँ पे बाई के साथ नेक्स्ट मंथ आया है, तो अगले महीने की यहाँ पे बात किया है। बाई के साथ अगर समय दिया है तो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। यहाँ पे हैव लगा है केवल। अच्छा, हैव का प्रयोग अगर केवल किया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन देखेंगे, देखो विल हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ क्या आना चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो ये तो गलत। विल के साथ में कंप्लीटेड दिया है। प्यारे बच्चों, विल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, या मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म, और जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये ऐसे भी गलत। अगला विल हैव कंप्लीटेड लिखा है, तो देखो विल आया फिर हैव आया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके टेंस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। बाकी मैक्सिमम आपके एग्जाम में इधर से जो क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सेम होता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आज तक उधर से कोई एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया। हाँ, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, लेकिन कौन सा उसमें क्वेश्चन क्या पुटअप होगा, सेंटेंस लिख देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है। तो उसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बनवा रखा है। चार्ट से आप सारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ज़रूर एक बार देखें, देख कर ही एग्ज़ाम में जाएं, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा उसमें। तो ये टेंस का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।